is I am okay. So what I am showing you is the graph database जो मैं अभी आपको बता रहा था. तो Neo4j और Neptune दोनों का थोड़ा सा आपको इंट्रो देता हूँ. ये मेरा Neo4j डेटाबेस है जिसके अंदर ऑलरेडी ये देखो. हाँ, ये मेरा Neo4j का डेटाबेस है जिसमें मैं कनेक्टेड हूँ इस समय. डेटाबेस इज Neo4j डेटाबेस. और उसमें भी मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, उसमें टेबल्स हैं कुछ. उन टेबल्स को मैं क्वेरी कैसे करता हूँ मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको हम साइफर कहते हैं. साइफर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है साइफर. साइफर इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हियर. तो ये साइफर का सिंटैक्स है. ये आप देखेंगे कि मैं एक सिलेक्ट क्वेरी चलाना चाह रहा हूँ विच वांट्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज टेबल. सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द मूवीज टेबल वेयर मूवी की रिलीज डेट इज ग्रेटर देन 2000. अब ये आपको वैसे समझ नहीं आएगा सिलेक्ट सीक्वल की फॉर्म में क्योंकि ये एसक्यूएल नहीं है, ये साइफर क्वेरी लैंग्वेज है. बट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज वेयर release date is greater than 2000. Let me run it. So as soon as I run it, you get these nodes as the output. These are the nodes. So this is the movie जो 2000 में 2000 के बाद रिलीज हुई है, The Polar Express, The Matrix Reload. अब मैं इसके कुछ कनेक्शंस देखना चाहता हूँ. मैं इस पे कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ इसके. तो ये इसके और कनेक्शंस आ गए. जैसे ये तो मैंने मूवीज देखी थी ना. अब ये जो नोड है वो है एक्टर टॉम हैंक्स. मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. और ये है डायरेक्टर रॉबर्ट जेमेकिस. ओके. सो और रिलेशनशिप देखो एक्टेड इन एंड डायरेक्टेड. तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये तो आपका कौन है, डायरेक्टर. अगर मैं इस डायरेक्टर पे क्लिक करूं तो नीचे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि ये जो डायरेक्टर ये एक पर्सन है हु वाज बोर्न इन 1951. हिज नेम इज रॉबर्ट जेमेकिस. टॉम हैंक्स पे क्लिक करता हूं तो टॉम हैंक्स इज ऑल्सो अ पर्सन विद अ यूनिक आईडी 71 इन माय डेटाबेस. मान लो पर्सन नाम की एक टेबल है. born in 1956 and his name is Tom Hanks. But I want to see कि Tom Hanks किस मूवी में एक्ट कर चुका है. तो मैं इसके लिंक्स पे क्लिक करता हूं. सो ये देखो, ये जो सारे लिंक्स आए हैं मैं थोड़ा इनको बड़ा कर देता हूं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है देख के. अगर आप देखें तो ये टॉम हैंक्स जो है he acted in all these movies which are connected with these connections. But he also directed one of the movie. So you don't need to run any query. You can easily look at, okay, Tom Hanks directed this movie. Right? So that's how a graphical database looks like. Let's say I want to see कि Tom Hanks ने रॉबर्ट जेमेकिस ने कौन कौन सी मूवीज डायरेक्ट की हैं आज तक. तो मैं इसकी कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ. तो ये इसने 2 मूवीज डायरेक्ट की हैं, द पोलार एक्सप्रेस एंड द कास्टअवे. गेटिंग माय पॉइंट. तो इस तरह से मैं कनेक्शन से एक्सपैंड करता चला जा सकता हूं एंड आई कैन गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दिस इज अ Neo4j database and the good thing is this is freely available. Where is it? You can go to this website and create this free account if you are interested, and it will take you step by step. Okay, it will take you step by step guide to learn Neo4j. या Neo4j की वेबसाइट पे ही अगर आप जाएंगे तो Neo4j की वेबसाइट पे ही आपको ये है लॉन्च सैंडबॉक्स. आप इस सैंडबॉक्स फ्री में लॉन्च कर सकते हो. 3 दिन के लिए फ्री रहता है. 30 दिन के लिए, शायद 30 दिन के लिए. तो ये ग्राफ डेटाबेसेस के बारे में है. ठीक है. आई होप you have a basic idea. These are all nodes. Nodes are of different kinds. These are nodes of the kind movie. If you see movie, these are the nodes of the kind person. मतलब nouns अलग अलग है ना. अब मान लो एक नोड होती कि लोकेशन, कि मूवी कहाँ डायरेक्ट हुई है, कहाँ शूट हुई है, तो वो एक अलग नोड होगी लोकेशन की. ठीक है. ऐसे ही कनेक्शंस होते हैं. एक्टेड इन, दिस इज अ कनेक्शन. ओके. तो अगर उसने एक्ट किया था
तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसका रोल क्या था, हिज रोल वाज जिमी डुगन, टॉम हैंक्स प्लेड द रोल ऑफ जिमी डुगन इन दिस एंड सैम बैल्डविन इन दिस, सो लाइक दैट। और यहाँ पर मैंने अपना खुद का नेपट्यून का क्लस्टर बनाया था, तो नेपट्यून का क्लस्टर भी अगर मैंने बनाया तो उसकी मैंने नोटबुक खोली है, जुपिटर नोटबुक। तो नेपट्यून की क्वेरीज भी कुछ वैसी सी हैं। ग्रेमलिन, ग्रेमलिन एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ग्रेमलिन। इट्स सेइंग gremlin dot add vertex person, his name is Dan, Mike and Saikiran. So what I'm doing, I'm adding 3 vertex, each having a name, so 3 people I'm adding. So if I simply run this gremlin query, this gremlin query is complete. When I want to see its data, I can see that data. I can see that data in different ways which I inserted. I inserted Dan, Mike and Saikiran. Okay. And so anyways, not to go into that too much deeper, I'm stopping the notebook. And I'm also stopping the databases. सर इसका डिमांड है आज? एक मिनट यार, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि इट डिपेंड्स कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आपको अगर ग्राफ डेटाबेस इंटरेस्ट लगता है तो आप सीखो, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट तो चाहिए हमें, ग्राफ डेटा साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है। एंड पीपल डोंट रियली नो, बट दिस थिंग्स आर नॉट दैट इजी टू बी वेरी फ्रैंक एज कंपेयर टू नॉर्मल डेटा साइंस। Leave it. Okay, so let's move ahead. So that's it about the graph database. इसकी जरूर रिक्वायरमेंट है, बहुत रिक्वायरमेंट है, बट इसमें इतना ज्यादा टाइम मत लगाओ, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए मैं ये समझा रहा था। आप लेकिन थोड़ा बहुत Neo4j पे हैंड्स ऑन कर सकते हो, फ्री का एक वेब सर्वर आपके लिए खुल जाएगा, यहाँ से सैंडबॉक्स पे कर सकते हो। ये बिल्कुल अलग फील्ड है, तो इसमें जाना ही नहीं जाना वो आप देख सकते हो। आई वुड से अभी के लिए रहने दो, अभी के लिए डोंट, जस्ट जितना मैंने बताया उतना काफी है। तो हम स्पार्क आर्किटेक्चर की वजह से यहाँ पे गए थे, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स करके कुछ था, तो मैं आपको बताना चाह रहा था ग्राफिक्स है क्या। तो ग्राफिक्स इस डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ओके, गिव मी 1 मिनट। हाँ, so when we talk about now Spark architecture, so let's talk about this very important thing. See, like MapReduce architecture, we have job tracker and task tracker. और या बात करें हम रिसोर्स मैनेजर एंड नोड मैनेजर, है ना। अब यहाँ लेकिन बदल जाता है, यहाँ आपके पास क्या आ जाता है, ड्राइवर एंड वर्कर नोड। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे नेम नोड को मास्टर नोड कहते हैं, ये नेम नोड है विच इज लाइक मास्टर एंड दिस इज वर्कर। तो नेम नोड डेटा नोड का नाम हो गया मास्टर नोड एंड वर्कर नोड। फिर यहाँ पर मास्टर नोड पे चलता है ड्राइवर प्रोग्राम, और यहाँ चलते हैं एग्जीक्यूटर प्रोग्राम्स। सो ये टास्क और कैशे जिसके अंदर चलेगी वो है एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये इतना अच्छा यहाँ पे नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है।
तो अगर आप देखें कि ड्राइवर प्रोग्राम runs on the name node and the worker program, here you have the worker node, it runs executor. So driver and executor is very important. So we will see that. I think यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो हमने प्रोग्राम चलाया था, let's go inside a program, Spark program that we executed. So it executed in some stages. It executed in some stages, and these stages they must be having the drivers. Let me show you where they can be seen. For example, even if you see here you can see that there is this driver, executor driver, right? So ये एक चीज होती है ड्राइवर, एक होता है एग्जीक्यूटर. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. So every program that runs, let's see some logs, it will have a driver. A driver controls the executors. So executors actual में आपका डेटा प्रोसेस करते हैं, ड्राइवर उनसे काम करवाता है. ठीक है, ये तो एक डैग है, इसको मैं बाद में बताऊंगा. तो जब भी कोई प्रोग्राम चलाओगे तो पहले ड्राइवर चलेगा और ड्राइवर उस काम को एग्जीक्यूटर से करवाएगा. तो अब क्योंकि हमारे केस में एक ही नोड है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ड्राइवर भी एग्जीक्यूटर के अंदर ही दिखा रहा है. आइडियली ड्राइवर एक अलग होता है और एग्जीक्यूटर्स अलग होते हैं, लेकिन हमारे केस में ड्राइवर ही एग्जीक्यूटर का काम भी कर रहा है, वो खुद ही आपका काम प्रोसेस भी कर रहा है. ठीक है, ये उस मशीन का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर है 34487. But normally driver runs on a different node and then it executes the executor on the another node. But किस नोड पे एग्जीक्यूटर चलाना है वो क्लस्टर मैनेजर यार्न से पूछता है. तो यार्न यहाँ पर भी है. ये मत सोचो कि मैप रिड्यूस नहीं है तो यार्न नहीं है. देखो यार्न एक बड़ी चीज है. मैप रिड्यूस में मैंने आपको बताया था कि मैप रिड्यूस 2.0 में यार्न ऐड कर दिया गया था. यार्न कैन बी यूज्ड विदाउट मैप रिड्यूस ऑल्सो. तो ड्राइवर विल गो टू यार्न एंड से कि भाई मुझे ये जॉब चलानी है, मुझे रिसोर्सेज चाहिए. तो वो तो रिसोर्स नेगोशिएटर है, तो वो देखेगा कि ये वर्कर नोड खाली है, इन पे एग्जीक्यूटर्स चलाने हैं. तो एग्जीक्यूटर स्टार्ट कर देता है. अब एक एग्जीक्यूटर के अंदर मान के चलो मल्टीपल मैपर्स चल रहे हैं, मल्टीपल मैप टास्क चलते हैं. ठीक है, लेकिन अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कैशे की आ जाती है, जो मैप रिड्यूस में इतनी विजिबल नहीं थी. होता क्या है कि अगर कोई टास्क चल रही है तो वो अपना जो भी आउटपुट है वो मेमोरी में, रैम में रखती है. जबकि आपको याद हो मैप रिड्यूस में हमने बात की थी कि मैपर का आउटपुट या रिड्यूसर का जो इनपुट है वो इंटरमीडिएट डेटा होता है जो हार्ड डिस्क में राइट होता है. लेकिन यहाँ जो इंटरमीडिएट डेटा भी होगा वो कैशे में होगा. इसका फायदा ये है कि आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ जाएगी. स्पार्क क्यों फास्ट है? क्योंकि वो कैशे बहुत ज्यादा यूज करता है, ज्यादा से ज्यादा मेमोरी में रखता है, डिस्क पे नहीं रखता डेटा. बट रैम इज कॉस्टली, कीपिंग डेटा इन रैम इज ऑलवेज कॉस्टली. So that's why the worker nodes will be costly because they will have huge RAM. नॉर्मल अगर डेटा नोड पे 4 GB का रैम है, इनको कम से कम 12 से 16 GB का रैम चाहिए ही चाहिए. कम से कम 12 से 16 GB के रैम के बिना काम नहीं हो सकता हमारा. फॉर एग्जाम्पल जब आपने ये क्लस्टर बनाया था, अगर आपने देखा हो इस क्लस्टर की प्रॉपर्टी, इसमें एक ही नोड आपको मिली है लेकिन 15 GB की रैम के साथ मिली है. जो आपने फ्री का क्लस्टर बनाया डेटाब्रिक्स का, 15 GB का रैम आपको मिला है. मतलब रैम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए थोड़े कॉस्टली हो जाता है स्पार्क का क्लस्टर एज कंपेयर टू अ नॉर्मल क्लस्टर. तो स्पार्क पे अगर जाना है तो आपको परफॉर्मेंस तो ज्यादा मिल रही है क्योंकि वो रैम कैशे वगैरह ज्यादा यूज कर रहा है,
लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है, फर्दर और क्या होगा वो हम बात करेंगे, अंदर वो और कैसे काम करते सर हैं। हाँ बोलो। सर रैम में इतना फास्ट काम क्यों करता है? देखो आप ये सोचो ना कि अगर आपने डेटा ऑलरेडी रैम में रखा है, अब कल को हम्म, किसी और को भी उस डेटा को यूज करना है, तो वो रैम से ही रीड कर लेगा ना। डिस्क में जाके रीड करना इज ऑलवेज स्लो, क्योंकि आपकी प्रोसेसेस जो होती हैं वो प्रोसेसर सीपीयू में चलती हैं। सीपीयू कैन एक्सेस रैम फास्टर एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। ओके। योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज high, right? You need a lot of time to read data from hard disk. MapReduce puts data in hard disk, ये सर whereas किस में रहा है? Spark keeps data in memory. ऐसा नहीं है कि वो सारा डेटा मेमोरी में रखता है, इतनी मेमोरी कहाँ से लाओगे? अगर आपके पास टेराबाइट्स की फाइल्स हैं तो सारा डेटा मेमोरी में नहीं रख सकता, बट मैक्सिमम डेटा मेमोरी में रखता है वो, जिसे हम आगे और देखेंगे। और बताओ, और क्या क्वेश्चन है? That's it. ठीक है, तो अब देखो आपने कोई प्रोग्राम सबमिट किया, मान लो एक पाई स्पार्क का प्रोग्राम लिखा, या अभी जो आपने परसेंटेज सीक्वल करके वो सीक्वल लिखी थी, वो भी एक स्पार्क का प्रोग्राम था। तो वो ड्राइवर के पास जाएगा, ड्राइवर क्लस्टर मैनेजर के पास जाएगा कि भैया मुझे वर्कर नोड्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो वो देखेगा कौन सी वर्कर नोड्स खाली हैं, उन पे आपके एग्जीक्यूटर चला देगा। एग्जीक्यूटर्स के अंदर चलेंगे आपकी टास्क, और एक तरह से कंटेनर जैसे बनता था ना कंटेनर, यहाँ एग्जीक्यूटर एक तरह का कंटेनर है जिसकी अपनी कैशे भी होगी और उसमें टास्क चल रही है। ठीक है, लेकिन जब टास्क चलती है तो इंटरनली क्या होता है आप देखेंगे तो एक डैग बनता है। डैग, directed acyclic graph, very important, we will talk about it. And this DAG looks something like this graph. So where we saw the DAG, आपने भी जो यहाँ पे प्रोग्राम क्लस्टर बनाया था अभी। हाँ, अभी जब आपने वो प्रोग्राम चलाया था तो हर प्रोग्राम के चलने के बाद उस प्रोग्राम का एक डैग बन जाता है। ये देखो, जैसे ये ग्राफ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। आपका जो प्रोग्राम था वो दो स्टेज में बांटा गया। इस स्टेज के अंदर 3 स्टेप्स थी या 3 टास्क कह सकते हो आप। इस स्टेज के अंदर 2 स्टेप्स या 2 टास्क चली। तो टोटल आपकी 2 स्टेजेस चली, स्टेज 10 और स्टेज 11। स्टेज 10 को स्किप कर दिया गया। अब स्किप के पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, या तो ये डेटा ऑलरेडी मेमोरी में होगा, मतलब ये जब आपने पहले चलाई होगी ये जॉब तो डेटा मेमोरी में आ गया होगा। दूसरी बार जब चलाई होगी तो मेमोरी से उसने रीड कर लिया होगा, तो इसलिए उसने इस पूरी स्टेज को स्किप कर दिया, तो आपका टाइम बच गया। उससे सिर्फ ये स्टेज चलानी थी, उसने ये चलाई और उसका जो भी आउटपुट था वो दे दिया। तो उस पर भी मैं फर्दर अंदर जाऊं तो सिर्फ उस स्टेप का डैग मैं देख सकता हूँ, उस स्टेज का डैग। तो ये सिर्फ उस स्टेज के अंदर क्या डैग हुआ, स्टेप 1, स्टेप 2, कुछ शफल क्वेरी चली है, शफलिंग हुई है कुछ, और कुछ कोड जेन चला है। ठीक है, विल टॉक अबाउट ऑल दिस वर्ड्स कि शफल क्वेरी, होल स्टेज कोड जेन, what all these things are. GC time is garbage collection, GC मतलब garbage collection, गार्बेज कलेक्टर होता है। शफल प्रोसेस होती है, जैसे शफलिंग एंड सॉर्टिंग मैप रिड्यूस में होती थी, राइट? यहाँ पर भी शफलिंग सॉर्टिंग होती है, बट कुछ अलग तरह से होती है। ओके, तो आप देखेंगे तो डैग बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। डैग बनने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है इन द फॉर्म ऑफ टास्क, मल्टीपल टास्क। ठीक है, आपने जॉब सबमिट की, उसका एक डैग बना। डैग मतलब एक जॉब पहले मल्टीपल स्टेजेस में स्प्लिट होगी, हर स्टेज का अपना डैग होगा। पहला डैग चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप डैग्स चलते हैं, और हर डैग के अंदर मल्टीपल टास्क होती हैं। इसे और पढ़ना, बट ये उसका आर्किटेक्चर है। कल को कोई आपसे इकोसिस्टम पूछता है तो वो अलग था, आर्किटेक्चर अलग। ठीक है, ड्राइवर प्रोग्राम कहाँ चलता है, और
Hey, hi guys, am I audible? Guys, am I audible? Okay. Again, Yes. this power fixing is still going on in my locality. So, okay. Anyways, and my laptop is also almost running out of the battery, but that's fine. Okay, perfect. So, any questions on this? Like, what is a Spark ecosystem? What is a Spark architecture? What is a driver program? What is the role of cluster manager? And what is executor? Cache? सर दोनों डिफरेंस क्या है इकोसिस्टम एंड आर्किटेक्चर में? यार देखो ना, वेरी गुड। इकोसिस्टम आपको ये बताता है कि उसमें क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, काम करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, लेकिन वो काम कैसे होगा वो आर्किटेक्चर आपको बताता है ना। सर क्लियर नहीं हुआ। इकोसिस्टम आपको ये बता रहा है कि आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं। सर कोई एग्जांपल साथ? ये देखा ना आपने, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। मैंने बताया स्पार्क का इकोसिस्टम क्या है। उसके अंदर आर है, पाइथन है, स्काला है, जावा है, उसमें मशीन लर्निंग है, ग्राफिक्स है, स्पार्क सीक्वल है, स्ट्रीमिंग है, सब कुछ कर सकते हो आप। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये इकोसिस्टम है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मुझे मशीन लर्निंग करनी है, मैंने एक मशीन लर्निंग का प्रोग्राम सबमिट किया, वो प्रोग्राम चलेगा कैसे वो आर्किटेक्चर बताता है। कि अगर मैंने एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम सबमिट किया तो हाउ विल इट रन इज that machine learning program will go to the master node will create a driver for it. That driver will start a Spark context is the parent. Spark context will talk to cluster manager yarn will start the executor, and it will run your program here on the local data. ओके सर। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, समझे? इकोसिस्टम ये बता रहा है कि ये चीजें आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी प्रोग्राम जब सबमिट करोगे वो प्रोसेसिंग कैसे होती है वो आर्किटेक्चर बताता है। ठीक है? अब जैसे आप देखोगे यार, आपने हडूप इकोसिस्टम पूरा पढ़ लिया, तो हडूप इकोसिस्टम में आपने सिर्फ यही तो पढ़ा ना कि हडूप में क्या क्या होता है। हडूप में पिग भी है, हाइव भी है, मैप रिड्यूस भी है, यार्न भी है, एसडीएफएस भी है। लेकिन अब इस इकोसिस्टम में आपको क्या करना है, मुझे हाइव करना है। तो जब आपको हाइव का प्रोग्राम सबमिट करना है तो पीछे मैप रिड्यूस चलेगा। कैसे चलेगा वो, फिर मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर सीखा ना हमने कि उसमें मैपर चलते हैं, रिड्यूसर चलते हैं, करेक्ट? ओके ओके सर। ओके। मैंने आपको बताया कि आपको डेटा लाना है तो आपको स्कूप पे काम करना है, तो आपने स्कूप की एक कमांड सबमिट की, स्कूप इंपोर्ट। लेकिन वो स्कूप इंपोर्ट की कमांड सिस्टम में जाएगी, एक जॉब बनाएगी, जॉब जो है वो मैपर रिड्यूसर चलाएगा पीछे, मैपर डेटा लेकर आएंगे, रिड्यूसर उनको एग्रीगेट करेंगे। स्कूप के केस में तो रिड्यूसर चलते ही नहीं है खैर, बट अगर मान लो तुमने एक हाइव की क्वेरी लिखी तो वो हाइव की क्वेरी पीछे जाएगी, मैपर चलाएगी, मैपर का आउटपुट रिड्यूसर को जाएगा, तो वो उसका आर्किटेक्चर है। तो इकोसिस्टम से आप एक टूल पिक करते हैं, जब उसको रन करते हैं तो वो अपने आर्किटेक्चर पे रन होता है, वो कि क्या पीछे चलना है। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो स्पार्क का जब आप आर्किटेक्चर सीख लेते हैं तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है डैग। डैग है क्या? वेरी हाई लेवल। डैग की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। जैसे अभी हम ग्राफ डेटा की बात कर रहे थे, सिमिलरली वैसा ही है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। मतलब आपका एक बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। आपको तो सिर्फ, आपने तो सिलेक्ट क्वेरी लिखी, लेकिन वो पीछे प्रोग्राम स्पार्क खुद से उसको छोटी छोटी स्टेज में डिवाइड करेगा। पहले ये स्टेज चलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो स्टेज सीक्वेंस में चलती हैं। एक स्टेज के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हो सकती हैं। जैसे मान लो तुम किसी टेबल से डेटा रीड करना चाहते हो तो पहले तुम फिल्टर करते हो, फिल्टर के बाद तुम कुछ मैप ऑपरेशन चलाना चाहते हो, फिर मैप ऑपरेशन के बाद कोई रिड्यूस ऑपरेशन चलाना चाहते हो। ये सब क्या होते हैं मैं बताऊंगा। रिड्यूस ऑपरेशन के बाद फिर से एक मैप ऑपरेशन, फिर कोई पैरेललाइज, फिर मैप, फिर फिल्टर, फिर जॉइन क्वेरी चला रहे हो। तो इस तरह से आपका ऑपरेशंस चल रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राहुल ये स्टेजेस 4 क्यों बनी? तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि शफल ऑपरेशन। इन 3 स्टेप्स में कोई शफलिंग नहीं हुई थी। मैप के बाद रिड्यूस, ये रिड्यूस बाय की मैप के बाद इसमें भी हो सकता था,
स्टेज 1 में ही मैप के बाद रिड्यूस बाय की हो सकता था, बट रिड्यूसर ऑपरेशन जब भी चलता है उसको शफलिंग करनी पड़ती है डेटा की। तो whenever there is any operation that needs to shuffle data, it will always be moved to a next stage. It will not be part of that sequence. अभी बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूं कि ये एक ही स्टेज में सारी चीजें एक के बाद एक हो सकती थी, ये सब कुछ एक ही स्टेप में हो सकता था, बट जैसे ही कोई ऐसी स्टेप आती है जिसको शफलिंग करनी है तो वो अगली स्टेज में चली जाती है। तो जैसे मैपर के बाद रिड्यूसर ऑपरेशन चलना था, लेकिन रिड्यूसर ऑपरेशन हमेशा शफलिंग करता है, इवन मैप रिड्यूस से भी थोड़ा अगर रिलेट करो तो रिड्यूसर से पहले शफलिंग होती है, तो वो अलग स्टेज में चला गया। ज्वाइन भी ऐसे ही होता है, उसमें भी शफलिंग होती है, ठीक है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो ये स्टेज चली और उसके बाद सीधा ये स्टेज 4 चली। स्टेज 3 का कोई 1 और 2 से लिंक नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यहाँ 2 फाइल्स रीड कर रहा हूं या 2 टेबल रीड कर रहा हूं। पहली टेबल रीड करी, उस टेबल पे कुछ मैंने डेटा रिड्यूस किया है, तो ये पहली टेबल का डेटा यहाँ पर तैयार हुआ, यहाँ दूसरी टेबल का डेटा तैयार हो गया, और दोनों टेबल का डेटा ये यहाँ से आके ज्वाइन हो गया। ये पहली टेबल रीड हुई, उसमें कुछ शफलिंग हुई, इसलिए 2 स्टेज में पहली टेबल से रीड करते समय 2 स्टेजेस बन गई। दूसरी टेबल से हमने सीधा डेटा रीड किया, हो सकता है कोई सिंपल सा रीड किया होगा, बाद में इस टेबल का जो आउटपुट था और इस टेबल का जो आउटपुट था वो दोनों को ज्वाइन कर दिया और ये फाइनल आउटपुट आ गया। तो एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डैक्स का। क्या कि डैक क्या होते हैं, वो स्टेजेस में कैसे स्प्लिट होते हैं। जैसे यहां भी अगर हम देखें तो ये एक फाइल रीड हुई है, मान लो ये दूसरी फाइल रीड हुई, फिर ये दोनों फाइल्स किसी और प्रोसेसिंग के लिए गई हैं, यहाँ पे ज्वाइन ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर शफल ज्वाइन चल रहा है, तो एक तरह से ये दोनों यहाँ पर आगे ज्वाइन हो गई और इनका जो भी आउटपुट आना था वो फाइनल आउटपुट को कुछ एग्रीगेशंस करने थे, इसलिए वो एक और स्टेज में चले गए। तो ये बहुत डिटेल की चीज है कि एक प्रोग्राम स्टेजेस में कैसे स्प्लिट होता है। हर स्टेज का अपना डैग है, ये पूरे प्रोग्राम का डैग है और उसमें हर स्टेज का ये डैग है, ये पहला डैग, दूसरा डैग, तीसरा डैग, चौथा डैग। बट वैसे देखा जाए तो ये एक ही डैग है, अगर देखा जाए तो एक ही डैग है, बट क्योंकि इसमें 4 स्टेज हैं तो हर स्टेज का अपना एक सब डैग है, छोटा डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। अब इसको हम डैग क्यों कहते हैं? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, क्योंकि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो डायरेक्टेड मतलब इसकी एक डायरेक्शन है, एरो है, दैट्स व्हाई इट्स डायरेक्टेड। डायरेक्टेड बिकॉज इट्स हैविंग एन एरो, कि भाई आपको बता रहा है कि मैं किस सीक्वेंस में चल रहा हूं। एसाइक्लिक मतलब अगर आप यहां से यहां गए तो आप वापस नहीं आ सकते, साइकिल नहीं बन रही है। मींस यहां से डेटा नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप से वापस इस स्टेप पे डेटा नहीं आ सकता, साइकिल नहीं बन सकती आपकी। तो डायरेक्टेड तो है बट इट इज एसाइक्लिक। ओके, इट्स अ डायरेक्टेड, और ग्राफ है क्योंकि ग्राफ की फॉर्म में, सो इट्स अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डैग। ठीक है, तो मैप रिड्यूस से यहाँ बहुत ज्यादा फर्क है, आर्किटेक्चर में भी फर्क है, प्रोसेसिंग में भी फर्क है। डैग बनता है और डैग भी अलग अलग स्टेजेस में स्प्लिट हो जाता है, छोटे छोटे स्टेजेस में, तो ये उसका सब डैग हो गया, डैग 1, डैग 2, डैग 3, बट ये पूरा एक डैग ही है। ठीक है, अब डैग में आपके वही वर्टाइसेस और एजेस होते हैं जैसे कि ग्राफ डेटा में होते हैं। ओके, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम रन करेंगे फॉर टुडे। अभी जो हमने स्पार्क में सीक्वल चलाया था, देखो वो तो बहुत ही बात की बात है, सीक्वल तो सबसे आसान काम है, हमें तो प्रोग्रामिंग करनी है ना पाइथन से, तो वो कैसे करते हैं हम वो देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं स्पार्क में।
I'm just looking for a simple program, not the advanced one. I think this is good. So we will go in Spark Core, then Spark SQL. तो अभी Spark SQL का मैंने आपको थोड़ा आज percentage SQL वाला आइडिया दिया था. Then we will go into the other things. So let's see Spark Core. So मेरा ये GitHub अकाउंट खोल लो आप लोग, और यहाँ से आप कोड कॉपी कर सकते हैं, बट पहले जो मैं कर रहा हूँ वो देख लो, फिर आप कोड को कॉपी करना. तो मैं अपनी नोटबुक में जाता हूँ. क्लस्टर थोड़ी देर बाद अपने आप डाउन हो जाता है. क्लस्टर अपने आप थोड़ी देर बाद डाउन हो जाता है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ता है. तो ये क्लस्टर अभी स्टार्ट हो रहा है मेरा, क्योंकि वो कॉस्ट एसोसिएटेड होती है उसके साथ, तो वो एक बार रीस्टार्ट हो रहा है. मीनवाइल मैं आपको समझाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ. देखो, what I need to understand is whenever we work on Spark, Spark creates some objects for us. One second. So in Spark, whenever the cluster starts, it creates something known as a Spark context for you. Spark context. Spark context एक तरह से मान लो कि एक ट्रिगर है, मतलब हार्ट है स्पार्क का, कि स्पार्क का क्लस्टर जब भी स्टार्ट होगा, या जब भी कोई नोटबुक आप बनाओगे, या पाइस्पार्क का सेशन, कभी भी आप जब सेशन खोलोगे तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट आपको बना बनाया मिलता है. और आप अपना सारा काम स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही करते हो. स्पार्क कॉन्टेक्स्ट से बेटर अब स्पार्क सेशन आ गया है. पहले स्पार्क कॉन्टेक्स्ट होता था, अब स्पार्क सेशन है. तो आप चाहे तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट से भी काम कर सकते हो, स्पार्क सेशन से भी काम कर सकते हो. इसीलिए मैंने ये आपसे स्पार्क वर्ड लिखवाया था यहाँ पे, क्योंकि स्पार्क वर्ड लिखते ही मुझे पता लग गया था कि हाँ मेरा एक स्पार्क का कॉन्टेक्स्ट या स्पार्क का सेशन बना हुआ है. तो आपको अभी और समझ आएगा कि आखिर ये होता क्या है, स्पार्क सेशन या कॉन्टेक्स्ट. अब मैं क्या करना चाहता हूं, देखो, मान लो मेरा जो डेटा है वो किसी वेबसाइट पे है, तो उस डेटा को डायरेक्टली अगर मुझे पाइथन में रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? मेरा डेटा एक वेबसाइट के ऊपर है, गिटहब पे है, मुझे पाइथन में डायरेक्टली उसको रीड करना है, कैसे कर सकता हूँ? सर रिक्वेस्ट से. वेरी गुड. अदर देन दैट? बताओ भाई, आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए. एक मिनट. अब तो हम सारी पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो कहाँ चला गया डेटा? जैसे ये फाइल है एक वेबसाइट पे, इसे लिनक्स में तो हम wget कमांड से ले आते थे, लेकिन अगर पाइथन के थ्रू मुझे इस फाइल को रीड करना है तो क्या करूंगा?
सर वेब स्क्रैपिंग। नहीं भाई, वेब स्क्रैपिंग तो वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए होती है। import pandas as pd dot read csv, give the path of a website. Pandas can read data from the website also directly. Okay, pandas can directly read data not only from the hard disk but from the website also, and you can load it into a variable, say whatever you want to say, abc equals to this. Okay, please try to run this. अच्छा, मेरी नोटबुक भी स्टार्ट हो गई है, मैं ही रन कर देता हूँ। पहले मैं इसको डिटैच कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, फिर मैं उसको अटैच कर देता हूँ वापस, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि एक वेबसाइट से डेटा मेरे लिए रीड कर रहा है। सर ये कोड मैसेज करिए तो। So if you so what I will do, say I want to show the ABC data ABC, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि डेटा रीड हो गया है। See, you can see the data. So one second. No? So let me ping you this. You try to run it on your own. So we have started with the Python coding, pandas coding. So what we want the data from the internet. We can have it, or if we have data already in the HDFS, we can read it from the HDFS here. सर क्लस्टर को दोबारा से ऑन कैसे करते हैं? कुछ नहीं, जब आप कोई भी कमांड चलाओगे ना कंट्रोल एंटर करके, वो कहेगा लॉन्च, तो दोबारा से खुद से लॉन्च कर देगा उसको। नहीं तो फिर क्लस्टर में जाओ, वहां पे वो बंद पड़ा होगा, वहां पे रीस्टार्ट का ऑप्शन होगा, देखो अगर हुआ तो। मैंने स्टॉप शेयर कर दिया, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। अर्श तो आप, हाँ हाँ आपका क्लस्टर स्टार्ट हो रहा है ना, देखो अर्श ऊपर अपने आप ही हो रहा है वो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्रीन सर्कल चल रहा है। हाँ, तो वो क्लस्टर ऑटो स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा दोबारा रन कर लेना, इट विल एग्जीक्यूट योर क्वेरी। So what I'm saying is, first of all, you need to import data from a website using pandas, and once the data is there, then we already have data in a data frame, and now we can work on it. So जैसे pandas का data frame होता है, वैसे स्पार्क के डेटा फ्रेम्स भी होते हैं, लेकिन स्पार्क का डेटा फ्रेम और पांडास के डेटा फ्रेम में फर्क ये है कि स्पार्क, ये एबीसी क्या है, ये एक पैंडास का डेटा फ्रेम ही है ना गाइस, पैंडास डेटा फ्रेम है ये। लेकिन पैंडास डेटा फ्रेम जो होता है वो रेप्लिकेटेड नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता।
pandas डेटा फ्रेम सिंगल मशीन पे पड़ा रहता है। तो अगर मैंने ये एक फाइल लोड की है इस pandas डेटा फ्रेम में, even if I am running it on Hadoop, this data frame will be stored on only somewhere in one single machine. There won't be any data distribution. So I need to convert this data frame into Spark data frame. So first of all, whenever you read data from internet using pandas, you need to convert it into Spark data frame so that it gets distributed across the cluster. So Spark dot to df तो देखो अभी मैं स्पार्क कॉन्टेक्स्ट या स्पार्क सेशन, ये स्पार्क सेशन है। अच्छा, इस कमांड से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि अब मुझे स्पार्क पे काम शुरू करना है। तो स्पार्क मुझे दो चीज देता है, एक होता है एससी को मैं चलाऊंगा, एससी इज स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, दिस इज स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आप अगर स्पार्क का आर्किटेक्चर देखेंगे तो स्पार्क के आर्किटेक्चर में जब भी प्रोग्राम सबमिट करते हो तो ड्राइवर प्रोग्राम स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, देखो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट आपको बनाया देता है, नहीं तो आपको बनाना पड़ता है अगर वो नहीं देगा तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट हम बना भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाया मिला हुआ है एससी, ठीक है। लेकिन स्पार्क कॉन्टेक्स्ट की तरह अब स्पार्क लिखता हूं, ये इन वेरिएबल्स को ऑलरेडी बनाया गया है, मतलब सिस्टम में ऑलरेडी ये बने बनाए मिलते हैं। स्पार्क सेशन मिला है मुझे, पहले स्पार्क कॉन्टेक्स्ट यूज होता था, अब हम स्पार्क सेशन यूज करते हैं, वो बेटर है बहुत सेंस में, तो हम स्पार्क सेशन यूज करेंगे। तो इस स्पार्क सेशन को यूज करके मैं अपनी कोडिंग करूंगा जो भी मुझे करनी है। फॉर एग्जाम्पल डॉट टू डीएफ is a function to convert anything into a Spark data frame. So I'm just trying to do that. It's saying Spark session object, this Spark, this is ये एक वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता था, उन लोगों ने उसका नाम Spark रख दिया, बट ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? Spark session। तो इस Spark session क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ये। अब थोड़ा आपको देखो जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो ये स्पार्क क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है स्पार्क, उसके अंदर एक फंक्शन है 2df। तो वो कह रहा है 2df नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता मेरे पास, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सिंटेक्स रटने की जरूरत नहीं है। स्पार्क 2df, पर उसमें अंडरस्कोर नहीं आएगा। नहीं अंडरस्कोर तो ठीक है, एक मिनट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हाँ pandas 2 अलग अलग हमारे पास अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं हर काम के लिए। एक मिनट, ठीक है। हो गया, हाँ। तो ये वाला फंक्शन यूज करना है मुझे, मतलब आई वाज ट्राइंग फ्यू अदर फंक्शंस बट आई विल टेल यू, ये फंक्शन भी होते हैं 2df, इनका क्या यूज है लेटर। बट अभी
आप किसी भी pandas के डेटा फ्रेम को Spark के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं using this Spark object. There is a function known as create data frame, and now this ABC is converted into DF. Now DF is a Spark data frame. Okay, so if I look at DF, I'm just commenting so that वो रन ना हो दोबारा. तो ये डेटा फ्रेम की डिटेल है मेरे पास. ओके, देखो अब जैसे ये डेटा फ्रेम था, मैं आपको बताता हूँ. एबीसी मेरा एक पांडास का डेटा फ्रेम था. जब मैं ये चलाता हूँ एबीसी, तो एबीसी पांडास का डेटा फ्रेम है, इमीडिएटली मुझे डेटा दे रहा है. लेकिन डीएफ एक स्पार्क का डेटा फ्रेम है, वो सिर्फ मुझे मेटा डेटा दिखा रहा है, डेटा नहीं दिखा रहा. डेटा देखने के लिए कमांड्स होती हैं, हम इनकी भी बात करेंगे अभी. शो, कलेक्ट, अलग अलग. तो एक शो कमांड चलाई. जब ये कमांड चलाई तो इसने स्पार्क की एक जॉब चलाई है और फिर मुझे डेटा शो किया इसने. ठीक है, तो ये सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस हैं बस थोड़े बहुत. लेट मी पिंग यू दिस. तो कल को आपको एक पैंडास के डेटा फ्रेम को स्पार्क के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे? मैंने आपको पिंग किया है, इसको एक बार चलाकर देखो. जब पैंडास का डेटा देख रहे हो तो कोई स्पार्क की जॉब नहीं चलती पीछे, लेकिन जब स्पार्क के डेटा फ्रेम को शो किया आपने तो स्पार्क की जॉब चल रही है पीछे, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, प्लीज उसको चलाओ और ये एक बार देखो चला के. तो ये उस जॉब का डैग, यहाँ पे डैग लोड हो गया. अगर ये डन हो गया है तो प्लीज मेरे को पिंग करो कि या इट्स डन. वेरी गुड. तो देखो अभी हमने क्या किया, हमने इंटरनेट से कोई एक फाइल डाउनलोड की. डब्ल्यूगेट नहीं चला सकते क्योंकि लिनक्स नहीं है, तो पांडास से चलाया. लेकिन pandas will not use Spark. That's why I need to convert it into Spark data frame. But now this is my data and I want to do analytics on it. So what I will do, I will convert this data frame into a table now. So now I need to convert this data frame into table so that I can run SQL queries on it. So what I will do, I will say Spark dot create temp table. अब देखो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इट इज सेइंग, एरर समझने भी जरूरी है कि अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये डेटा फ्रेम जो है, इस डेटा फ्रेम को एक टेबल में कन्वर्ट कर दो यूजिंग दिस क्रिएट टेबल फंक्शन. सो इट्स सेइंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट मींस this df object, which is an object of the class data frame, has no attribute create a temp table. So create temp table नहीं है तो हम इसको भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है. कहाँ गया? Spark data frame to table. ये आप देखेंगे तो इसमें स्काला, जावा, पाइथन, आर तीनों के सिंटेक्स है. आप पाइथन पे क्लिक करो तो बस ये सिंटेक्स में थोड़ा सा फर्क है. लेट मी गो बैक. So what I was doing versus what he's saying is this.
सो अगेन इन फंक्शंस में, हाँ, सो आई वाज जस्ट सेइंग क्रिएट टेम्प टेबल। अभी वो कह रहा है कि क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, उसने बस टेबल की जगह अभी सिंटेक्स चेंज हो गया मान लो, तो ये सिंटेक्स है क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू टाइटैनिक, तो अब ये टेम्प व्यू या टेम्प टेबल बन गया। वेरी गुड, मतलब अब ये टाइटैनिक, ये जो डेटा फ्रेम था वो एक टाइटैनिक नाम की टेबल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर, इस टाइटैनिक के ऊपर मुझे एसक्यूएल चलाना है, तो व्हाट आई विल से यहाँ परसेंटेज सीक्वल एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटैनिक। दो तरीके हैं इस काम को करने में, पहले हम ये वाला देखते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। हाँ, मैं कह रहा हूँ डीएफ डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू टाइटैनिक, ये बन गया है, और जब मैं इसको चला रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटैनिक, सो इट्स, ये क्या चला दिया इसने, एक मिनट, हाँ, तो देखो ये चल गया। वो एक्चुअली कमेंटिंग सही नहीं थी, कंट्रोल जेड, क्योंकि देखो ये सीक्वल ब्लॉक हो गया है ना, तो ये पाइथन की कमेंटिंग नहीं, सीक्वल की कमेंटिंग देनी पड़ती है यहाँ पे, इसलिए वो एरर आ गई थी, क्योंकि यह ब्लॉक सीक्वल का हो गया है, तो सीक्वल में कमेंट हैश से नहीं हाइफन से दी जाती है, तो इसलिए वो पहले फेल हो गया था, अभी चलाऊंगा चल जाएगा। तो दिस इज इट फॉर द डे, but I want each one of you to do till this place. So create this temp table quickly and then run the SQL on it. क्लस्टर रीस्टार्ट नहीं हुआ, उसको करा फिर? कोई नहीं, वेट, बट जिनके चल रहे हैं they can do it. मैं तुम्हारी मशीन पे देखता हूँ। तो what I am telling you again guys is, first you are reading data from the pandas, creating it into a Spark data frame, converting data frame to table, Spark table, it's not a Hive table, it's not getting in Hive, it's a temporary table, and then you are running SQL queries on top of it, that's it. जबकि सुबह हमने जो किया था वो ये था कि फाइल आपके लोकल मशीन से हमने यहाँ पे अपलोड की थी और फिर उसको सिलेक्ट किया था, तो उसमें और इसमें फर्क है। तो अब दोनों तरीके से आपको पता है काम कैसे करना है। किसी को कोई क्वेश्चन? हर्ष आप शेयर करो अपनी स्क्रीन। हाँ, क्लस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, एक बार क्लस्टर्स पे जाओ लेफ्ट साइड पे, पेंडिंग, पेंडिंग क्लिक करना, पेंडिंग पे, इतना टाइम लेता नहीं है, इसको टर्मिनेट करो। एक नया क्लस्टर बनाओ, क्लस्टर्स पे जाओ, हाँ ऊपर क्रिएट क्लस्टर करो, हाँ कुछ भी नाम दे दो नया, कभी भी ये क्लस्टर रीस्टार्ट होने में टाइम ले रहा है उसको किल करके नया बना लो। एक बार में आप एक ही क्लस्टर बना सकते हो, यहाँ पे एक से ज्यादा नहीं बनाने देगा आपको। क्लिक कर दो, तो ये थोड़ा जल्दी बन जाएगा, फिर आप सब प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैंने बताया। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा अभी, अनशेयर कर दो आप। कमांड्स बट सारी देख लेना, वो जरूरी है। अपग्रेड करोगे तो यू हैव टू पे फॉर इट। अर्श प्लीज अनशेयर द स्क्रीन। अभिषेक, भव्य, मानस, निकिता, सौम्या, आप लोगों की मशीन पे चल गया? यस सर। किसी को कोई इशू लगा इसमें, कोई प्रॉब्लम? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट अभी आपको इसका फायदा दिख नहीं रहा होगा, बट जब परफॉर्मेंस गेन एक्चुअल आपको मिलता है स्पार्क से और जब मशीन लर्निंग इसमें होती है, दैट इज वेरी फास्ट। मैं आपको क्या करना है, पांडास यूज करना है और पांडास के थ्रू नेट से डाउनलोड कर लो डेटा, फिर पांडास के थ्रू आप स्पार्क पे तो काम कर नहीं सकते, तो you have to convert it into the Spark data frame, okay, using this way. Then you can either show the data, you can convert to temp table. Once it's done into temp table,
नॉट दिस, क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू। अच्छा, ये कैपिटल स्मॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, कैपिटल डी कैपिटल एफ, बस फिर उसके बाद आप सीक्वल से उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक चीज जो मैंने आपको बताई यहाँ पर वो ये कि हमने पांडास डेटा फ्रेम को स्पार्क डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, लेकिन स्पार्क डेटा फ्रेम के साथ एक और चीज होती है, स्पार्क डेटा सेट्स, जो कंपैरेटिवली थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, बट इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बट मैं उसकी बात करूंगा बाद में। लेकिन आप खुद से भी पढ़ो कि स्पार्क डेटा फ्रेम पे ही आप 99% काम करोगे, बट डेटा सेट्स होते क्या है। लेकिन एक चीज और होती है विच इज आरडीडी, स्पार्क आरडीडी, जिसकी हम कल बात करेंगे। ये डेटा फ्रेम डेटा सेट तो बहुत बाद में आए हैं, पहले सारा काम हम स्पार्क में आरडीडी से ही करते थे। तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि आरडीडी डेटा फ्रेम डेटा सेट में क्या फर्क है, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट। बट आरडीडी अगर नहीं आपको पता तो स्पार्क नहीं पता, ऐसा मान के चलो। तो इसलिए हम कल आरडीडी के ऊपर पहले फोकस करेंगे। तो आरडीडी वाज द डेटा सेट, मतलब जो भी आपकी डेटा होती थी उसको आरडीडी में स्टोर किया जाता था पहले। अभी उसको हम डेटा फ्रेम में या डेटा सेट में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन पहले वो आरडीडी में स्टोर होता था। लेकिन आरडीडी में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको फिर सॉल्व किया डेटा फ्रेम्स डेटा सेट्स में, तो इसलिए फिर हम आरडीडी को छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो स्पार्क के 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एरे, लिस्ट, लिंक लिस्ट होती है। तो यहाँ पर आरडीडी, डेटा फ्रेम और डेटा सेट, ये 3 इसके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो वी यूज्ड टू यूज आरडीडी, देन डेटा फ्रेम एंड देन डेटा सेट्स, ठीक है। तो स्पार्क आरडीडी क्या होती है वो हम कल बात करेंगे। स्पार्क आरडीडी में काम करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहां कोर पाइथन कोडिंग करनी होती है, जबकि डेटा फ्रेम का तो हमने एग्जांपल कर दिया यहाँ पे, कितना सिंपल है। डेटा सेट भी वैसे ही है, लेकिन आरडीडी में कोर प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, जो हम कल देखेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो अगर वो मेरी इधर कोड पे जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ये जो बन रहा है ना ईएमपी, हम कल बात करेंगे, ये एक आरडीडी है। और आरडीडी पे हम पाइथन के मैप फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस, पाइथन में लैम्डा फंक्शंस पता होंगे आपको, मैप, फ्लैट मैप, ये सब चीजों की कल हम बात करेंगे। केस क्लासेस, स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रक्ट फील्ड, ये सब क्या होते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रक्ट, केस क्लासेस, पैरेललाइज, व्हाट इज डीएसएल और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, राइट। अच्छा, वो मैं क्रिएट टाइम टेबल कर रहा था, वो रजिस्टर टाइम टेबल होता है, ठीक है। तो रजिस्टर टाइम टेबल, हाँ, तो यहाँ पर या तो आप रजिस्टर टाइम टेबल यूज कर सकते हो या फिर क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू। तो वो सिंटैक्स है, ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन है? Please read more about Spark ecosystem, architecture, RDD, data frame, data sets. Okay, what is Spark context? What is Spark session? What is DAG? And we will talk about these tomorrow in detail. And also try to use Neo4j and this Databricks as much as possible using both the ways. Pandas के थ्रू और पर्सनल फाइल्स भी अपलोड करके देख के, ठीक है। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? और सर हम जो कोड मतलब करते थे जुपिटर में, वो सारा कोड यहाँ कर सकते हैं? नहीं, सारा नहीं कर सकते। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इसको ऐसे समझो कि तुमने जुपिटर नोट, एक तुम्हारी पाइथन की नोटबुक है, तुम उसको स्पार्क पे चलाना चाहते हो, यही चाहते हो ना तुम? सर सपोज कि मुझे मतलब लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोई कोड करना है, तो यहाँ मैं कोड कर सकता हूँ? हाँ, इसको ऐसे समझो, आपने ऑलरेडी कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके पास, एक तरह से उसको आप स्पार्क पे चलाना चाहते हो एज इज। यही तो बात हुई ना कि मैंने एक मशीन लर्निंग का प्रोग्राम लिखा हुआ है, मेरे को स्पार्क पे चलाना है। तो अब आप लोगों ने जो भी पाइथन के प्रोग्राम्स लिखे हुए होंगे, हो सकता है मान लो 10 घंटा या 20 घंटा ले रहे हैं, या कोई जीपीयू वाला प्रोग्राम है,
तो डेफिनेटली उसको आप उठा के स्पार्क पे चला सकते हो, और वो देखेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा जल्दी चल जाएगा। लेकिन कुछ कोड चेंजेस करने मैंडेटरी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तो पांडास के डेटा फ्रेम यूज कर रहे होंगे, ये पांडास यूज नहीं करता, तो उस पांडास के डेटा फ्रेम को आपको स्पार्क के डेटा फ्रेम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर आप मशीन लर्निंग चला सकते हो। लेकिन अब मशीन लर्निंग में आप sklearn पैकेज यूज करते होंगे, करेक्ट? लेकिन यहां देखो हमारे पास क्या है, स्पार्क का ML पैकेज इज डिफरेंट। दो पैकेजेस होते हैं हमारे पास, sklearn की तरह यहाँ दो पैकेजेस हैं हमारे पास। मैं एग्जाम्पल कोड से ही बस बता देता हूँ, फिर हम आगे बाद में बात करेंगे। अब जैसे ये देख रहे हो आरडीडी क्या होती है, डाटा फ्रेम डेटा सेट क्या होता है, वो सब हम बात करेंगे आगे। कहाँ है प्रोग्राम? ये रहा। तो जैसे आप आपके पास sklearn डॉट अलग अलग मॉडल्स होते हैं, यहाँ पाइस्पार्क डॉट ML है। अब उसमें फीचर इंजीनियरिंग के लिए फीचर पैकेज है, ऐसे ही मशीन लर्निंग के लिए आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है, रिग्रेशन के लिए आपके पास रिग्रेशन मॉडल्स हैं। तो आपको उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। प्रोग्राम वही चला सकते हो, बट उसमें ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, sklearn की जगह ये, पांडास की जगह स्पार्क का डेटा फ्रेम, बाकी तो सेम ही है। डॉट फिट, डॉट प्रिडिक्ट, डॉट ट्रांसफॉर्म, वो इवेल्युएशन मैट्रिक्स आप क्या यूज करते हो, आप एक्यूरेसी यूज करते हो, आरओसी एओसी कर्व करते हो, वो सब यहाँ बना सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल। गेटिंग इट अभिषेक? यस सर। बट एज इज वो प्रोग्राम आप कभी नहीं चला सकते हैं, उसमें डेफिनेटली आपको चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। ये मेरा स्पार्क ML वाला है, इसमें आप एक एग्जांपल देख के यहाँ से समझ सकते हो कि लीनियर रिग्रेशन कैसे किया जा रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे किया जा रहा है, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन यहाँ डेटा, ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा बनाने के लिए आपको कुछ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स वगैरह विल टॉक अबाउट इट, डेंस वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा मशीन लर्निंग का भी आइडिया हो रहा होगा कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल, बट थोड़ा मॉडिफिकेशंस बस। सो टुमारो वी विल डीप डाइव इनटू द Spark core, RDD data frames and all, and next week we will move into machine learning. ठीक है, तो कल का जो आपका एजेंडा है मशीन लर्निंग का, वो हम शिफ्ट करेंगे, और कल हम पहले स्पार्क पे और फोकस करेंगे, और मशीन लर्निंग अगले हफ्ते करेंगे। Okay guys, thanks everyone. Please practice as much as possible. Damini, you can stop the session.